हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन किया था एंड जो नया टॉपिक पिकअप किया था वो था क्रिटिसिज्म्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम नो लीगल फोर्स को ऑलरेडी समझ चुके हैं इन दैट वीडियो। आज की वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो पिछला आपका मिस हो गया है तो उसके लिए लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ आने वाली जितनी भी वीडियोस थी उन सब का भी लिंक उसमें शेयर्ड है। एंड लेट्स कंटिन्यू फर्दर। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है मॉरल प्रिंसिपल। अब जब हम मॉरल प्रिंसिपल की बात करते आ रहे इतने टाइम से हम यही बात बोल रहे हैं कि एक स्टेट की मॉरल वैल्यूज़ हैं कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करे या ना करे। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें मैंशनड हैं वो कोई मॉरल वैल्यूज़ थोड़े ना है, वो तो प्रॉपरली लॉ अबाइडेड हैं, लॉ बना है, उसके बाद उसको हम लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ना कि हम ये कहें कि ये तो मॉरल वैल्यू है तो उसी हिसाब से ये मॉरल उनकी मर्जी है वो उसको अपनाए या ना अपनाए। जब एक लॉ बन गया है तो एक सरकार का वो फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को लोगों के ऊपर लागू किया जा सके ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं उसका बेनिफिट उठा सके। हम ऐसे बोल के कि मॉरल प्रिंसिपल है या मॉरल वैल्यू है एक सरकार का, हम सरकार को एस्केपिज्म बचने का कोई तरीका नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली। हम ये मानते हैं कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको लॉजिकली अरेंज भी नहीं किया गया है, ना ही उनको लॉजिकली क्लासिफाई किया गया है। एन श्रीनिवासन का कहना है कि ना ही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लासिफाइड किए गए हैं प्रॉपरली और ना ही उनको लॉजिकली अरेंज किया गया है। पुरानी बातों को, पुराने सॉल्यूशंस को फिर से बार बार इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक ही कैटेगरी के अंदर डाइवर्स चीज़ों के बारे में बात कर दी गई है। ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये सर्टन प्रिंसिपल किसके बारे में बात कर रहा है या किसको रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो एक प्रिंसिपल सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं कर रहा, वो सेवरल चीज़ों की बात कर रहा है, जिसके कारण कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है दैट कंजर्वेटिव इन नेचर। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे तो उस टाइम जो इंडिया की कंडीशन थी वो अलग थी। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आजकल का सिनेरियो, इन्वायरमेंट, कंडीशंस को हम 20th सेंचुरी के साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि आज हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इसीलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स श्योरली सॉल्यूशन थे, लेकिन 20th सेंचुरी में इमर्ज होने वाली प्रॉब्लम्स के। पर अभी तक भी स्कॉलर्स इस चीज़ से कन्विंस्ड नहीं हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, ये कम्प्लीटली उस टाइम पे एप्लीकेबल होते हैं। और वैसे भी इसके ऊपर जो इनको कंजर्वेटिव भी बोला जा रहा है वो इसलिए भी बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो बिल्कुल प्रिमिटिव इंग्लैंड का जो टाइम होता था ये बहुत ज़्यादा वहाँ से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनका भी काफ़ी इम्पेक्ट है इस पर। तो ये बहुत पुराने कंजर्वेटिव है नेचर में, इसीलिए ये भी चीज़ मानी जाती है। अगला क्रिटिसिज्म है कुछ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल ही नहीं है। जैसे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात किया गया है जिनको कि एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता है और उनकी बात की गई है कि वो इम्प्लीमेंटेड है, बट हकीकत में आज भी उस चीज़ को ब्रीच किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 47 कहता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए उसका कंजम्पशन बैन कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल लिकर। पर क्या लिकर एक्चुअली बैन हो चुकी है? नहीं ना। अगर किन्हीं स्टेट्स ने इनको अप्लाई भी किया है, स्टिल लोग अपने घरों में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो चीज़ अप्लाई नहीं ना हुई। जिन लॉज को ये लोग मेक कर रहे हैं या मेड कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्लाई नहीं हो पा रही हैं।
देन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो हम इसका कंसिडर करते हैं कि ये फॉरेन इन नेचर है। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंसेप्ट जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहीं 1937 ईयर में बना, जब तक हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में थी और वो वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही थी, वो यहाँ पे भी आके उतने ही सही तरीके से अप्लाई हो सके। एंड ऑफ कोर्स जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की और आयरलैंड की, वो बिल्कुल अलग हैं। सो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो डीपीएसपी पे दिख रहा है, इसीलिए उस हद तक की सक्सेस हम इससे जो है एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। द अदर वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट ही तो है, एक स्टेट के बीच में, एक सेंटर के बीच में, कभी प्रेसिडेंट के बीच में, प्राइम मिनिस्टर के बीच में, कभी गवर्नर के बीच में और कभी चीफ मिनिस्टर के बीच में, कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। जैसे सेंटर की स्टेट जो है वो डायरेक्शंस दे सकती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। फिर अगर हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट बिल को लेके आ रहे हैं हाउस में, पार्लियामेंट उसको पास कर रहा है, उसके बाद वो साइन होने के लिए कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ये बोलते हुए कि इसके जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फंडामेंटल्स को इफेक्ट कर रहा है ये वाला आपका लॉ, तो वो नहीं भी साइन करते, बट अल्टीमेटली बाद में तो उनको साइन करना ही पड़ता ना, अगर बिल दोबारा उनके पास चला जाएगा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स ही कैन रिजेक्ट। सो सेम इसी तरह का प्रॉब्लम जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में भी आता है कि गवर्नर में भी चीफ मिनिस्टर करना चाहते हो, लेकिन गवर्नर का जो व्यू पॉइंट वो डिफरेंट हो, और गवर्नर चाहते हो लेकिन चीफ मिनिस्टर में भी एंटी पार्टी हो, या दोनों अलग अलग हो, या सेंटर स्टेट का इशू आ रहा हो तो वो भी ना करना चाहते हो। तो दीज आर द सर्टन क्रिटिसिजम्स जिनके कारण हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनकी वर्थ काफ़ी शेकन फॉर्म में है, कि हम भी कंफ्यूज हैं कि ये होगा इम्प्लीमेंट या नहीं। Another criticism says no method for implementation. वाकई में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन किए हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होने चाहिए, और वो एक इंस्ट्रक्शंस है विच आर बीइंग प्रोवाइडेड या गिवन टू द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे इसको मॉरल वैल्यू बना के छोड़ दिया, और उस टाइम इसको जस्टिशिएबल भी नहीं किया। मेंशन तो कर दिया कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग लेके चलेंगे आगे, इनको हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन मेथड तो कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। इसीलिए बार बार इस चीज़ के ऊपर कन्फ्लिक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बस एक डेकोरेशन का पीस बन के रह गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही साइलेंट है, वो बता ही नहीं रहा हमें कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। So I hope criticisms आपके लिए यूजफुल रहे होंगे to understand the directive principles. Let's pick up the new topic, that is the importance of directive principles of state policy. Then again ये directives हैं to the state, directions हैं कि आपने किस तरह से काम करना है to the state. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन है। इन केस ऑफ ऐसी किसी सिचुएशन में वो चले जाते हैं कि उनको पता नहीं लग रहा कि क्या करना है, तो उस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक रे ऑफ लाइट का काम करते हैं कि अगर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सॉल्यूशन उनको अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 37 तो यही कहता है ना कि एक सरकार को चलाने के लिए जो बेस है वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखो एक ट्रायंगल की तरह है, हमारे फंडामेंटल राइट्स से हमें सोशल फ्रीडम दी है, डेमोक्रेसी दी है, प्लस पॉलिटिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी है। लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ल्यू में, उसकी कमी में, ना सोशल कोई मैटर करेगा और ना पॉलिटिकल मैटर करेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उस ट्रायंगल को कंप्लीट करता है बाय प्रोवाइडिंग अस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ताकि लोग अपनी डेवलपमेंट कर सकें और अपना जो उनका रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो
तब तक डेमोक्रेसी पूरी ही नहीं होती है जब तक वो लोगों को सोशल, पॉलिटिकल एंड इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल की यही है कि वो उस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। फर्दर इम्पॉर्टेंस है इसकी दैट प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट की क्या प्रोग्रेस है, उसका रिवॉर्ड क्या, उसने अपने 5 ईयर की टेन्योर में लोगों के भले के लिए काम किया है, क्या लोगों की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ हुई है। अगर हुई है तो 5 साल बाद लोग डेफिनेटली उसी सरकार को चुनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ लोगों के लिए वो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट बन गई है। लेकिन अगर 5 साल बाद इलेक्शंस में लोग उस सरकार को नहीं चुनते हैं तो गवर्नमेंट की प्रोग्रेस जो है वो डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट बन के उभर ही नहीं पाई, लोगों के लिए भला कर ही नहीं पाई। द अदर वन इज वेलफेयर स्टेट। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंस्ट्रक्शन देते हैं सरकार को कि वो एक वेलफेयर स्टेट बने, लोगों के भले के लिए काम करे, सर्टेन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, हर एक सेगमेंट को सेटिस्फाई करे, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करे कि वो अपनी डेवलपमेंट को कर सके। और ये डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हमारे पास लाइवलीहुड के सोर्सेज बड़ी आसानी से अवेलेबल होने वाले हैं, तभी हम लोग मानेंगे कि हमारी सरकार ने हमारे भले के लिए काम किया, हमारे लिए खाना प्रोवाइड किया, एजुकेशन प्रोवाइड की, जॉब्स प्रोवाइड की। ओके, सो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जब हमारी डेवलपमेंट होगी तो हम मान लेंगे कि द सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट बना पाई है। फर्दर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर द कोर्ट्स, ताकि वो उन्हें एक्सप्लेन कर पाए, अगर कोई केस आता है तो बता पाए कि क्या काम है सरकार का और किस तरह से वो एक्ट करती है अंडर वेरियस थिंग्स। जैसे कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस आया था, गोलकनाथ केस, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी तरह से भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं नेचुरल हैं, बंदे को मिलना ही मिलना है, किसी तरह से भी पार्लियामेंट जो है उनको छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो नेचुरल है। और ना ही वो कोई ऐसा कानून बना सकता है जिसके कारण कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है उससे छीनना पड़े। तो उस केस में कोर्ट के लिए ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है कि उसको हमारे लिए कैसे फर्दर डिसीजंस लेने हैं। देन मॉरल वैल्यूज़ हैं। अब ये एक मॉरल वैल्यूज़ है स्टेट के लिए, जिस तरह से कि एक इंडिविजुअल की मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं कि आपने किसी को नमस्ते की, पैरों को हाथ लगाया, तो वो एक इंडिविजुअल की मॉरल वैल्यूज़ हैं। अब उन मॉरल वैल्यूज़ को मानना या ना मानना आपके अपने हाथ में। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप उसके पैरों को हाथ लगाओ या उसको नमस्ते बोलो, वो आपकी विश है, आपका दिल करता है आप करें, नहीं करता तो ना करें। सेम वे ये एक स्टेट के लिए भी मॉरल वैल्यूज़ हैं। स्टेट का दिल करता है तो वो इसको माने, स्टेट का दिल नहीं करता है तो वो इसको नहीं माने। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इसको मान लेते हैं, क्योंकि जब वो बाद में 5 सालों बाद लोगों के पास जाएंगे तो वो क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपने किया क्या हमारी वेलफेयर स्टेट बनने के लिए। द अदर वन इज़ पब्लिक ओपिनियन। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि जब वो 5 साल बाद लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे, हाँ जी भैया, एज अ वेलफेयर स्टेट आपने हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, क्या किया आपने हमारी एजुकेशन के लिए, क्या किया आपने हमारी सोशल इन्वायरमेंट के लिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं। जब आज इलेक्शंस होते हैं तो हम क्या वॉइस सुनते हैं कि कितनी नौकरियां दी हैं, आपके लिए क्या किया है। तो वो किसको क्वेश्चन पुट कर रहे हैं? सरकार को, ताकि लोग उनसे क्वेश्चन पुट करें कि हाँ जी भाई 5 साल आपको दिया गवर्नमेंट चलाने के लिए, आपने 5 इयर्स में हमारे लिए क्या क्या किया है। सो विद दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ फिनिश्ड। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फार साइटेडनेस है कि आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी
और वो लोगों को चाहिए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ डायरेक्शंस हमें जो है स्टेट को देनी पड़ेंगे। एंड साथ ही ये भी ट्रू है कि इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, पर इनके पीछे पॉलिटिकल सैंक्शन ज़रूर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं तो हम भी उनको 5 इयर्स बाद कोई वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसको उनकी मॉरल ड्यूटी पे छोड़ दिया गया कि अगर आप अपना काम करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली यू विल रिपीट, अगर आप नहीं काम करोगे तो लोग किसी न्यू गवर्नमेंट को चांस देंगे। तो इसीलिए इस पॉलिटिकल सैंक्शन को कोई भी सरकार हिम्मत भी नहीं कर सकती, डेयर भी नहीं कर सकती इग्नोर करने का। आई होप कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्रिटिसिज्म्स एंड इम्पॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले कि मैं और वीडियोस आपके आगे लेके आ सकूं। टिल देन अपना खूब ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एजुकेशन जारी रखिए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।